Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is atomic structure lecture number 9. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एटम एक 3 डायमेंशनल रीजन में प्रेजेंट होता है। एक ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन पाया जाता है एटम में जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन उसी 3D रीजन ऑफ एटम में मिलेगा। और उस 3D रीजन को हमने ऑर्बिटल बोला था और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स 4 टाइप के होते हैं, s p d f, और उनके शेप्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डंबल होता है, d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है और f जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसका हम शेप नहीं पढ़ते हैं। आज के इस प्यारे से क्लास में सोचो, दिमाग लगाना कि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, है ना। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उस ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स यूज करते हैं। और इवन सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको लोकेट करना है, हमें एटम में आइडेंटिफाई करना है, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, तो उसके लिए हमें कुछ नंबर्स यूज करते हैं, है ना। उस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए एटम में, उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालने के लिए एक, है ना, हम लोग कलेक्शन ऑफ नंबर्स यूज करते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे कोई आपका एड्रेस पूछे तो एड्रेस में आप क्या लिखते हो, तो कुछ वर्ड्स लिखते हो, जैसे आप कंट्री लिखते हो, फिर स्टेट लिखते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, अपना पोस्ट ऑफिस लिखते हो, फिर हाउस नंबर लिखते हो, है ना, और नाम वाम लिखते हो। मतलब ये सारी चीजें अगर हमें पता रहेगी तब हम बता सकते हैं कि भाई आप कहां रहते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर स्पेसिफाई करना है इस वर्ल्ड में, अगर आपको स्पेसिफाई करना है इस वर्ल्ड में, तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, कुछ मेंशन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हां आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रहते हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को, है ना, एटम में वो कहां प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, कैसे ऑर्बिटल्स में है ना, इन सब की जानकारी निकालने के लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स यूज किए जाते हैं जिसको कि क्या बोला जाता है, क्वांटम नंबर। तो बेसिकली ध्यान से समझना है, यहां पे 2 बात मैं बता रहा हूं कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 क्वांटम नंबर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं NLM। मतलब एक ऑर्बिटल है, उसको अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करे, जैसे तुम सोचो कि तुम्हारे घर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मिनिमम क्या चाहिए होगा, जैसे मान लो अगर ये पता है कि इंडिया में तुम रह रहे हो, तो हमको चाहिए होगा तुम्हारा स्टेट, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट और तुम्हारा क्या चाहिए होगा, पिन कोड, हाउस नंबर, ऐसा चाहिए होगा ना। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे घर तक हम पहुंच गए, अब तुम्हारे तक पहुंचना है, मतलब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना बाकी है। तो अगर ऑर्बिटल्स को हमें करेक्टली स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना है, तो 3 क्वांटम नंबर यूज किए जाते हैं NLM, जो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके दिया था। तो बेसिकली जो ये 3 क्वांटम नंबर है NLM, वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करना है तो साथ में एक और क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं S, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों को हम प्यार समझेंगे। N को क्या बोलते हैं, N को बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना, N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L को बोलते हैं एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। M को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। कहने का मतलब एक हमारे पास एटम है ना, और उसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालना है, बिल्कुल CBI या फिर रॉ एजेंसीज की तरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 4 नंबर लोकेट करने पड़ेंगे, NLMS। ये 4 नंबर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा बायोडेटा निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया कि भाई ये किस सेल में प्रेजेंट है, कैसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, सब कुछ क्लियर है बात। तो आई होप कि क्लियर हुआ कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। तो क्वांटम दीज आर द नंबर्स टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बात क्लियर, सबको क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो निकली है वो लिख लेना कि NLM कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन।
जो एस है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आता है, ये 1925 में एक अलग साइंटिस्ट थे गोल्डस्मिथ करके, उन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था। वो भी कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। अब बारी बारी से इनका डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड द एनर्जी लेवल in which electron is present। बात समझ में आ रहा है? सिंपल कि देखो जैसे अपना न्यूक्लियस है तो वहां से मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कितना है जहां पे क्या है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो इसको डिनोट करने के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो किस एनर्जी लेवल में है ना पाया जा रहा है, एनर्जी लेवल को हम सेल भी बोलते हैं। तो किस सेल में पाया जा रहा है, तो उसके लिए जो क्वांटम नंबर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा n इक्वल टू 1 तो इसका मतलब होगा फर्स्ट सेल। n इक्वल टू 1 मतलब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेल। मतलब न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको कि के सेल भी बोलते हैं, है ना, जिसको कि के सेल भी बोलते हैं फर्स्ट सेल को। n इक्वल टू 2 ये क्या हो गया, अपना सेकंड सेल हो गया। n इक्वल टू 2 ये क्या हो गया, सेकंड सेल, जिसको क्या बोलते हैं, m सेल भी बोलते हैं, KLMN, है ना ऐसा। n इक्वल टू 3 ये क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया, ये m सेल बोल देंगे इसको। n इक्वल टू 4 ये क्या हो गया, अपना फोर्थ सेल हो गया, KLMN सेल बोलेंगे, मतलब फोर्थ वाले सेल को n सेल भी बोलते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो ध्यान देना कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में और दोनों के लिए n की वैल्यू मान लो क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, सेकंड वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो अगर इफ n इज सेम, है ना, फॉर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन n इज सेम, then electrons are present in same cells, in same cell। ठीक है, तो बेसिकली और n का जो अलाउड वैल्यू है वो क्या है, सारे इंटीग्रल वैल्यू एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 सेल थोड़ी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। तो इंफॉर्मेशन देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या इंडिकेट करता है। तो 2 चीज ये इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बोर्स वाले में ही कि क्या होता है, बोर्स मॉडल में, कि क्या होता है, NH/2π होता है। बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई एटम है, एटम में क्या है भाई, सेल्स प्रेजेंट है। एटम में क्या है, सेल्स, सेल्स मतलब ऑर्बिट। ठीक है, सेल बोलो ऑर्बिट बोलो, एक ही चीज का 2 नाम है। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम चुन्नू होता है और फिर कॉलेज और स्कूल में अच्छा वाला नाम होता है, ठीक है, वैसे ही सेल का भी क्या है, 2 नाम है, सेल ऑर्बिट। ठीक है, हाँ। अब एक यहां पे हम नया टर्म पढ़े हैं कि सेल के अंदर एक नई प्रजाति प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सबसेल, जिसको क्या बोलते हैं, सबसेल। सबसेल इज नथिंग बट दिस इज कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबसेल्स। लास्ट क्लास में हमने SPDF पढ़ा था। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसेल। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सबसेल। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सबसेल। तो अब भैया जैसे मान लो हमें यह पता चल गया कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो मान लो थर्ड वाले सेल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए n की वैल्यू 3 हम लिख दिए। बहुत बढ़िया काम किए कि हमने n की वैल्यू 3 लिख दी। अब हमें यह पता करना है कि थर्ड सेल में वो किस सबसेल में प्रेजेंट है ना। तो सबसेल बेसिकली होता है 4 टाइप का, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। हो गए सर, ये तो ऑर्बिटल्स थे। भाई क्या लिखा है, सबसेल मतलब कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स।
तो नेक्स्ट में आप बात करें कि सबसेल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एजिमुथल क्वांटम नंबर L से, एजिमुथल क्वांटम नंबर L से, जिसकी की वैल्यू क्या होती है। देखो सबसे पहले तो यहां पे इंफॉर्मेशन ये क्या देता है वो लिख लो कि इट इंडिकेट्स अबाउट सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है ना। और इसके जो अलाउड वैल्यू है, एल की जो अलाउड वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक सारे इंटीग्रल वैल्यू हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 लूं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जो अलाउड वैल्यू ऑफ l होगा वो क्या होगा, 0 तो होगा ही, 0 होगा सर। और मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं, n-1 तक हम ले सकते हैं। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0, मतलब इसमें l की सिर्फ एक ही वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट में l की सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड है, 0 ही अलाउड है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब n की वैल्यू अगर 2 की बात करें, मतलब अगर हम सेकंड सेल की बात करें, तो सेकंड सेल के लिए अगर हम देखें तो l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो l की वैल्यू देखो 0 तो पॉसिबल है और इससे एक कम लेना है, मतलब n = 2 से एक कम वाला इंटीजर, मतलब 2 से एक कम क्या आएगा, फिर 0 के बाद तो 1 ही आएगा, मतलब 2 ही l की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अब ध्यान देना ये कैसे इंडिकेट करता है सबसेल के बारे में, तो देखो अगर l की वैल्यू अगर 0 हो तो ये इंडिकेट करता है s सबसेल को, ये किसको इंडिकेट करता है, s सबसेल को इंडिकेट करता है। अगर l की वैल्यू 1 हो तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये p सबसेल को इंडिकेट करता है। l की वैल्यू 2 हो तो ये d सबसेल को इंडिकेट करता है। l की वैल्यू 3 हो तो ये क्या करता है भाई, f सबसेल को इंडिकेट करता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत प्यार से, तुमने है ना पढ़ा होगा, बचपन में जो चीजें पढ़ी होगी आज वो प्रूफ हो जाएगी, बचपन में जो चीजें याद करते थे वो आज क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है, मतलब इसमें सबसेल सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल सिर्फ अलाउड है, s सबसेल अलाउड है। सेकेंड ऑर्बिट में 0 1 दोनों, मतलब s और p दोनों ही सबसेल अलाउड है ना। इसलिए 1s लिखते हैं, लेकिन 1s के बाद 1p कहीं नहीं लिखते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बोर्ड में अगर पढ़ा हो तो, ऐसे आगे मैं बताऊंगा ही, ठीक है। n की वैल्यू अगर 3 की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 होगी सर, 1 होगी सर, 3 से एक कम मतलब 2 होगी, मतलब इसमें कौन कौन से सबसेल परमिटेड हैं, तो l की वैल्यू 0 s के लिए होता है, 1 p के लिए होता है, 2 d के लिए होता है, मतलब सर यहां पे 3 सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में, s p और d। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, मतलब यहां पे क्या होगा, s p d f, चारों ही सबसेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, चारों ही सबसेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आई होप की चीजें क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल अभी और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना, कि सर ये कैसे है कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे कि जैसा कि हमने बोला, जैसा कि हमने क्या बोला, सबसेल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है। सबसेल क्या है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है या नहीं है, बिल्कुल है। सबसेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ढेर सारे ऑर्बिटल मिलके क्या करेंगे, सबसेल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं एक सबसेल में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a subcell this is equal to 2l plus 1, this is equal to what, 2l plus 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है ना, समझते चलना। क्वांटम नंबर से आसान कोई टॉपिक नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और इससे जो क्वेश्चन आता है ना वो फ्री का नंबर देके जाएगा तुम्हें, मतलब उसमें कोई जान नहीं होता है ना, फ्री का नंबर देके जाता है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं s सबसेल की, तो s सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, तो देखो s के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कितना आया, 1 आया। कहने का मतलब s सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है, मतलब एक डब्बा बनाना है, डब्बा मतलब ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं p सबसेल की, अगर मैं किसकी बात कर लूं, p सबसेल की, तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे
फटाफट बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस विल बी इक्वल टू 2l प्लस 1, तो 2, p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या होगा 3, मतलब p सब सेल अगर मैं बोलूं इसका मतलब क्या होगा कि 3p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, दिस होल इज कॉल्ड व्हाट, p सब सेल, है ना। और ये कैसे बना है, देखो 3 आइडेंटिकल ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है ना। हाँ, अब अगर हम बात करें डी सबसेल की बात कर ले, तो डी सबसेल में बताना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो सर 2 इन, देखो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब क्या होगा 5, तो अगर डी सबसेल बोले मतलब इसमें कितने डब्बे होंगे, तो 5 होंगे, डी सबसेल का मतलब क्या होगा 5 डब्बा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं एफ सबसेल की, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं एफ सबसेल की, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फटाफट बताएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सर देखो यहां पे एफ के लिए एल की वैल्यू होती 3, तो 2 गुना 3 6 और एक क्या हो गया 7, मतलब एफ ऑर्बिटल में कितना डब्बा, एफ ऑर्बिटल में 7 डब्बा, गिन लेना तुम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सब एक जैसा होगा, है ना। बात समझ में आ गया, तो क्या यहां तक किसी कोई डाउट है, परेशानी है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, देख लो, नहीं है। तो ये वाला भी फॉर्मूला जेईई मेन में पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, दिस इज नथिंग बट 2l प्लस 1। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होगी कि सबसेल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल है। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सेल के अंदर कौन है, सबसेल है, और सबसेल मींस उसमें क्या ऑर्बिटल्स है ना। बिल्कुल वैसे जैसे इसको समझना, एक घर है ना, घर को तुम क्या मान लो कि वो सेल है, घर को क्या मान लो सेल है, घर जिसमें हम लोग रहते हैं, और उसमें ढेर सारे फ्लोर्स हैं, तो ढेर सारे फ्लोर्स क्या हो गए, ढेर सारे फ्लोर्स को क्या मान लो, सबसेल मान लो। लिख लेना इस चीज को, रिवीजन करने में आसानी होगी, रिवीजन करने में आसानी होगी कि घर को क्या मान रहे हैं, घर को मान रहे हैं सेल, है ना। जो फ्लोर्स है उसको क्या मान रहे हैं, उसको मान रहे हैं सबसेल्स, और एक जो फ्लोर है उस पे ढेर सारे रूम्स बने होते हैं, तो फ्लोर पे फिर क्या प्रेजेंट होता भाई, रूम, मतलब रूम को मिला दिया जाए, आइडेंटिकल रूम या जैसा भी रूम है ना, मिला दिया जाए तो एक पूरा फ्लोर बनता है। तो उसी तरीके से ढेर सारे ऑर्बिटल से मिलके क्या बनता है, सबसेल। तो आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रहते कहां हो, घर में, घर में भी किसी ना किसी फ्लोर पे, फ्लोर के किसी ना किसी रूम में। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, एटम के सेल में, सेल के किसी ना किसी सबसेल में, सबसेल के किसी ना किसी ऑर्बिटल में। बात समझ में आया क्या, अरे बात समझ में आया क्या, बिल्कुल आया सर। सेल को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर कौन है, n, सबसेल को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर कौन है, l। ऑर्बिटल्स को समझेंगे थोड़ा, अभी रुक जाओ, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल 2l प्लस 1 है, तो अब लास्ट क्लास में हमने समझाया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अगर ऑर्बिटल 2l प्लस 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल बताना। तो सर ये हो सकता है जितने ऑर्बिटल है उसका जस्ट डबल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा, कोई जरूरी नहीं हर एक एटम में कि सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड ही हो, जैसे कोई जरूरी नहीं होता किसी घर में कि सारे रूम में कोई ना कोई रह ही रहा है, कोई कोई खाली भी रहता है, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो इतने ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल 2l प्लस 1 और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना रह सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 4l प्लस 2 के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं एस सबसेल की बात कर लूं, तो एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर दिस विल इक्वल टू एल, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है ना, तो 0 इंटू 4 प्लस 2, मतलब एस ऑर्बिट एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। पी सबसेल की अगर मैं बात कर लूं, तो पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो पी सबसेल की अगर मैं बात कर लूं तो एल की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 4, 4 प्लस 2 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। डी सबसेल की बात कर लूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब तुम खुद ही बता सकते हो 10 हो जाएगा, है ना। एफ सबसेल की बात कर लूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं डब्बा जितने उसका डबल क्या होगा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। क्या बात क्लियर है। जैसे अगर कहे तुम्हें फुली फिल्ड एफ सबसेल, क्या बोला
फुली फिल्ड एफ सबसेल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। फुली फिल्ड डी सबसेल मतलब क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पे एक बहुत ही, यहां तक तो सबको क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। हो ही नहीं सकता यार, इतना तो सिंपल चीज है। ठीक है, बस सीक्वेंस वाइज तुम समझते चलो, बस माइंड में रखो। सेल मतलब घर, सबसेल मतलब फ्लोर, ऑर्बिटल मतलब रूम। रूम में कौन रह रहे हैं, हम मतलब इलेक्ट्रॉन। हो गया, कहानी खत्म, इतनी तो है बस। ठीक है, हां। अब एक यहां पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से। अगर मैं तुमसे सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल विल बी, है ना, या फिर आईआईटी ने जो वर्ड यूज किया था वही मैं लिख देता हूं, एकोमोडेट बोलते हैं ना, एकोमोडेशन, है ना, तो उसी तरीके से है। बोला था कि द पी सबसेल, अगर मैं एक छोटू सा क्वेश्चन पूछूं कि द पी सबसेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी सबसेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देना, उसने पूछा था कि पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन। तो जो लोग महाज्ञानी होते हैं, जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो आंसर करके आएंगे 6। लेकिन गलत बात, क्यों, ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रह सकता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, हां सर समझ में आ रहा है कि सबसेल और ऑर्बिटल में क्या फर्क है, बिल्कुल वही फर्क है जो फ्लोर और एक रूम में है ना। अब ये मत कहना सर हमारे घर में तो एक ही रूम का फ्लोर है ना, वैसा थोड़ी होता है। ठीक है, वैसा थोड़ी होता है, बात क्लियर, तो समझ में आ गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, ये वाले हैं, फिर क्या इंडिकेट करता है, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, इंपॉर्टेंट। एक पूछा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी पूछा जाता है, ऑर्बिटल, एक मिनट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको देखो भैया, सिंपल सी बात है, इसको देखो लिखते हैं रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 और H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई जो है वो रूट के क्या है, बाहर है। बात समझ में आता है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्लास मतलब बहुत पहले हमने बताया था कि एक एच कट होता है। एच कट क्या होता है, H अपॉन 2 पाई, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तो ये क्या हो जाए, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू क्या हो जाए, इसको लिख सकते हो तुम एच कट लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो तुमसे पूछ दिया, मान लो तुमसे क्या पूछ दिया कि क्या पूछ दिया, मान लो तुमसे पूछा कि p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या बोला कि p ऑर्बिटल का, है ना, p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो क्या बोलोगे कि p के लिए देखो भैया L की वैल्यू होती है 1, तो इधर रख दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एच कट, है ना, मतलब ये क्या हो गया, रूट 3 एच कट हो गया, है ना, सिंपल। अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि 3p ऑर्बिटल का, 3p ऑर्बिटल, ध्यान देना, 3p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो कहोगे सर 3p ऑर्बिटल क्या है। तो देखो ये जो नंबर होता है ना, जो ये p के पहले लगता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड सेल का p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3p ऑर्बिटल बोले चाहे p ऑर्बिटल बोले, भाई p ऑर्बिटल ही तो है, तो L की तो वैल्यू 1 ही होगी, चाहे वो क्या हो, 2p ऑर्बिटल हो, चाहे वो 3p ऑर्बिटल हो, चाहे वो 5p ऑर्बिटल हो, भाई p और p सबसेल के लिए तो L की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो इतना ही आएगा। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। अब नेक्स्ट में हमने जैसा कि अभी हमने समझा, क्या समझा कि जो अपना सबसेल है डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, तो स्पेस में तीनों ऑर्बिटल कैसे ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो इसको डिनोट करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, जैसे होता ना कि एक जैसे फ्लोर होता है उसमें ढेर सारे रूम है, तो क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 201 202 203 204 करते हैं ना, उसी तरीके से ध्यान देना, एक सबसेल जैसे p सबसेल की बात करें तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो वो तीनों ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है
है ना, एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में कि जेड डायरेक्शन में है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटा नंबर बोलते हैं, जिसको या तो हम एम से डिनोट करते हैं या किसी किसी बुक में एम और ये सबस्क्रिप्ट एल लिखा रहता है छोटू सा, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटा नंबर क्या बताता है, सबसे पहली बात कि इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इन अ सबसेल, मतलब फ्लोर पे रूम कैसे ओरिएंटेड है ये हमें बताएगा, ठीक है। और इसकी जो परमिटेड वैल्यू है, मतलब एम की जो परमिटेड वैल्यू है, ये -L से होते हुए 0 से +L तक ले सकते हो, ठीक है। सर आप बताओ ना, आप समझाओ हमें, ठीक है, चलो समझाते तुमको, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं पी सबसेल, मैंने क्या बोला, अरे क्या बोला, पी सबसेल। तो पी सबसेल की अगर हम बात कर लें तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एम की जो अलाउड वैल्यू होगी वो क्या होगी, -L से +L, सारे इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 होगा, इसके बाद इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, इसके बाद क्या भाई +L तक ही जा रहा है, मतलब +1। मतलब क्या है कि पी सबसेल में हमें 3 नंबर मिले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, -1, 0 और +1। तो मिलना ही था, क्योंकि पी सबसेल का मतलब क्या होता है, 3 p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1, दूसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0, तीसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है, +1। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये px है, ये py है, ये क्या है, pz है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि px के लिए m की वैल्यू -1 हो, ठीक है, बस तीनों के लिए अलग लिखना है कि अगर px के लिए -1 लिखा तो py के लिए 0, pz के लिए क्या होगा, m की वैल्यू +1 होगी। तो आई होप की चीजें क्लियर होगी। कैसे ओरिएंटेशन बता रहा है ना कि भाई एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1 होगी तो वो x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये जो डंबल है p ऑर्बिटल का है ना, ये क्या है भाई, x डायरेक्शन में है ना। इसके लिए क्या है भाई, m की वैल्यू -1 है। तो अगर मैं बात कर लूं दूसरा जो है वो y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन के लिए m की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, ऐसा है, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली तुम समझ सकते हो डी सबसेल की अगर मैं बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डी सबसेल की। तो डी सबसेल में अलाउड वैल्यू ऑफ m क्या हो सकता है, तो देखो डी सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से लेके +2 तक, मतलब -2, -1, 0, +1, +2। अब सोचो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता था कि नहीं होता था, तुम बताओ, है ना, 5 डब्बे बनते थे। तो अगर एक के लिए वैल्यू -2 है तो दूसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तीसरे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 होगी, चौथे ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू +1 होगी, पांचवें ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, सबको क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक घर में एक रूम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि पहले घर आइडेंटिफाई किया कैसे, तो उसके लिए यूज किया क्या, सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद फ्लोर आइडेंटिफाई किया कैसे, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। उसके बाद रूम आइडेंटिफाई किया कैसे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें कि अलाउड वैल्यू क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू -4 है, क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम नंबर का, तो चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। n की वैल्यू 4 मतलब क्या हो गया, 4th ऑर्बिट हो गया। तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक ही हो सकती है, मतलब 4 से कम होगा। l की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकता। 4th वाले ऑर्बिट में l की वैल्यू 4 मतलब f है ना, सबसेल प्रेजेंट नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये गलत लिखा हुआ था, अगर ऐसा कोई लिखा है तो ये क्वांटम नंबर क्या है, इनकरेक्ट है। कहोगे सर m की वैल्यू -4, अरे भाई यही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक गलत ही हो गया। तो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया, और ये तीनों क्वांटम नंबर आया कहां से था, तो श्रोडिंगर ने अपने जो बड़ा सा डेंजर वाला वेव इक्वेशन लिखा था उसको सॉल्व करके दिया था। बात समझ में आ गया, आ गया।
और वो भाई 12th में तो मतलब 11th में तो हमारी औकात नहीं है उसको सॉल्व करने की। बेसिकली क्या होता है उसमें आर थीटा फाई ऐसे बड़े बड़े टर्म यूज किए जाते हैं, जो कि मैं जब ग्रेजुएशन में था वही बेसिकली फाइनल ईयर में शायद या सेकेंड नहीं फाइनल ईयर में ही था क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना, ठीक है। तो वहां पे उसका ना सॉल्यूशन मैंने किया था, 4-5 पेज का सॉल्यूशन आया था भाई, 4-5 पेज का सॉल्यूशन आया था, डबल डिफरेंशिएशन, पोलर फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म, मतलब है ना। अभी तो एक्स वाई जेड क्या पढ़ते हो, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, फिर एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब छोड़ दो तुम पागल हो जाओगे, है ना। तो अभी हमारे लेवल पे तो बस इतना है कि बस हम ऐसे समझ लेते हैं कि NLM कहां से आया, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बस इतना। एस जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। उन्हीं अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, 3 तो समझ में आ गया, हाँ सर 3 तो हमें क्या हो गया, समझ में आ गया। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे को क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। चौथे को हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। देखो तो 1925 में जॉर्ज गॉडस्मिट एक नए साइंटिस्ट, जिन्होंने ऐसा बोला कि देखो भैया इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट है ही, और ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, ऑर्बिट में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ और सन को देखो, अर्थ और सन को देखो, है ना। तो पहले लड़ाई क्या चलती थी, पहले लोगों ने समझा था कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि अर्थ जो है वो सन के अबाउट घूम रहा है ना, अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अर्थ सन के अराउंड भी घूमता है और अपने भी एक्सिस पे ये घूमता है। बिल्कुल वैसे ही कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है, साथ में अपने भी एक्सिस पे ऐसे घूमता जा रहा है। तो ये जो जैसे अभी बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, या तो देखो इसका डायरेक्शन 2 ही होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट करे अपने एक्सिस पे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रोटेट करे अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका वैल्यू +½ या फिर -½ यही 2 वैल्यू अलाउड है। मतलब क्या है कि चूंकि 2 डायरेक्शन में हो रहा ना, 2 डायरेक्शन में हो रहा है रोटेशन, या तो क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के एंटी मतलब उल्टा डायरेक्शन में चले जाओ। तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है भाई, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए अगर तुमने स्पिन क्वांटम नंबर +½ माना, तो जो इलेक्ट्रॉन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, उसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। अब कुछ लोग ये रट लेते हैं कि क्लॉकवाइज में S = +½ भाई ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी एक डायरेक्शन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर अगर तुम +½ मानते हो, तो दूसरे डायरेक्शन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, अपोजिट वाला मतलब -½ होगा। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ मानते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। ये कोई रूल फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन के लिए इसकी वैल्यू +½ और किसके लिए -½ मतलब एक के लिए अगर +½ माना तो दूसरे डायरेक्शन के लिए -½ आई होप की चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। अब ध्यान से देखना, जैसे एक जो अपना ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम क्या रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहां पे सवाल यह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमे अपने एक्सिस पे, क्या दोनों क्लॉकवाइज ही घूमे या क्या दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही घूमे, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसका क्या रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम टाइप चार्ज है तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा,
और अगर सोचो दोनों अपने एक्सिस पे एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के आसपास रहेगा, तो रिपल्शन वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सोचो, दिमाग लगाओ कि जैसे एक ऐसा मानो ना पार्क है, ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहा है। अब दोनों ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तब तो दोनों आसपास ही रहेंगे ना। लेकिन अगर दोनों चलना ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से शुरू करे तो बस पूरे ही मोशन में एक जगह ही मिलेंगे, नहीं तो सिर्फ दूर होते चले जाएंगे। तो वहां पर रिपल्शन क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच कम होगा। इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ रह सकता है। अपोजिट स्पिन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, गलत बात, या फिर दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, गलत बात है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा ऑर्बिटल में, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आज क्वांटम नंबर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना, कि सिंपल। चलो और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है बात। स्पिन क्वांटम नंबर, ध्यान देना, ये श्रोडिंगर ने नहीं दिया था, ये दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था। अब अगर हम बात कर लें चीजों को जो आज पढ़ा उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ध्यान से कि जैसे किसी एक आदमी का पता बताने के लिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता करते हैं कि वो किस मोहल्ले में रहता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पता बताने के लिए सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि वो किस एटम का इलेक्ट्रॉन है। मोहल्ले के बाद हम क्या पता करते हैं, मोहल्ले के बाद हम घर पता करते हैं। तो एटम के लिए बिल्कुल वैसे ही हम क्या पता करते हैं, सेल पता करते हैं कि किस ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है। घर में फिर हम क्या कहते हैं कि फ्लोर है ना, किस फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे कि सेकंड फ्लोर पे। उसी तरीके से सेल में हम कहते हैं किस सबसेल में प्रेजेंट है, एस सबसेल में कि पी सबसेल में कि डी सबसेल में कि एफ सबसेल में। फ्लोर के किसी एक रूम में ही तो वो आदमी प्रेजेंट होगा, ऐसा थोड़ी है एक टांग हम इस रूम में रखेंगे दूसरा टांग हम उस रूम में रखेंगे। यार हो सकता है क्या ऐसा? अरे हो सकता है, बोले यार नहीं, आधा हमारा काट के इस रूम में रख दो, आधा हम इधर रहेंगे, है ना, जब मन हुआ जुड़ जाएंगे। ऐसा होगा क्या? यार नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही सबसेल भी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे क्वांटम नंबर्स यूज किए जाते हैं। अब देखो, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक अपना क्वांटम नंबर जो यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एन। सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एल। ऑर्बिटल का शेप बताने के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं, एम। ओरिएंटेशन बेसिकली बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, है ना, ओरिएंटेशन के लिए एम यूज कर रहे हैं। और अब सोचो दिमाग लगाना कि जैसे मान लो तुम तैयारी कर रहे हो, है ना, उस आदमी को चलो स्टूडेंट पे ले आते हैं और अच्छे समझ में आएगा कि अगर मान लो कि तुम तैयारी कर रहे हो, वैसे गुजरात वालों तुम लोग तो घर पे रहते हो, हमारे जैसे जो गरीब थे, ठीक है, तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बेसिकली प्योर गांव से, थोड़ा सा बस छोटा मार्केट है वो मेरा गांव जो है, ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं वहां, मतलब तो हमें पढ़ाई के लिए ना शहर ही जाना पड़ता है ना। तो शहर जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब शहर, मतलब मैं पटना में पढ़ा था, तैयारी किया था, तो वहां पे बेसिकली क्या है ना कि लॉज बने होते हैं। लॉज मीन्स क्या होता है, एक छोटू सा बिल्डिंग होता है और उसमें इतने छोटे छोटे अंधेरे वाले रूम होते हैं कि तुम रह नहीं सकते वहां, है ना, मतलब वहां हम लोग रह सकते हैं बस। चलो, अब वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मकान मालिक एक रूल बना दे, क्या रूल बना दे कि जैसे हम गए किसी मोहल्ले में और एक घर देखा, घर पे मकान मालिक ने बोला कि सेकंड फ्लोर पे रूम क्या है, खाली है, तो सेकंड फ्लोर पे कोई पर्टिकुलर रूम हमें दे दिया, मान लो कि रूम नंबर 201 हमको दे दिया, तो उसने एक वहां पे नियम बना दिया कि एक रूम में मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट रह सकते हैं। भाई इतना भाड़ा हम ले रहे हैं और इसमें 2 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रह सकते। अब दिमाग लगाना, वो मकान मालिक क्या चाहेगा, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा।
भाई दोनों अगर गुस्सा वाला रख दिया, दोनों को ही अगर गुस्सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, दोनों में गुस्सा होता है, ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट अगर गुस्सा वाला रख दिया तो डेली मार मार करेगा, उसका मकान मालिक का पंखा वंखा तोड़ के सब ले चला जाएगा, है ना, पंखा से तोड़ तोड़ के मारेगा, गेट वेट तोड़ देगा, बेड वेड, है ना, समझ रहे हो, तो मकान मालिक का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कहता है कि देखो भैया, एक गुस्से वाले को रखते हैं और दूसरा जो सस्ता वाला मतलब कहता है अरे जाने दो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, मतलब सहनशील है, बहुत चीजों को समझता है, तो इसलिए दोनों अपोजिट नेचर वाले को रखेगा एक रूम में, ताकि सिस्टम क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के साथ ही रह सकते हैं, ताकि अपना क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, स्टेबल हो। बात समझ में आ गया? अब बोल दो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि n, तो n क्या इंडिकेट करता है, तो n इंडिकेट करता है एनर्जी ऑफ सेल एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। अच्छा, l क्या इंडिकेट करता है, तो l इंडिकेट करता है सबसेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे s ऑर्बिटल के लिए l की s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। l की वैल्यू क्या हो सकती है अलाउड, तो सर 0 से लेके n-1 तक हो सकती है सारे इंटीग्रल वैल्यू। m क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। इसकी अलाउड वैल्यू क्या हो सकती है, -l, 0 से होते हुए +l तक ही हो सकती है। s क्या है, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एक के लिए अगर +½ लिखें स्पिन क्वांटम नंबर, तो दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो इतना ही पढ़ा, ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आता? अब देखो जैसे जैसे n की वैल्यू, n कैसे एनर्जी डिसाइड करता है, n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब शेल नंबर पर बढ़ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो उसकी तो क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ये तो सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर्स है ना, वैसे तो हम 11th लेवल पे अभी, है ना, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं, जितनी जानकारी उतना क्या बताऊं, है ना, नहीं तो पागल हो जाओगी। जैसे हमने थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड हो तो बात कर लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था ना इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 में एक्साइट होकर प्रेजेंट था, तो ये कूद रहा है मान लो n=1 में, तो n=3 मतलब हम यहां पे सिंपली क्या कह रहे हैं कि ऑर्बिट नंबर कह रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट में भी तो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया होगा ना, तो यहां पे और स्पेसिफाई हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो 3p ऑर्बिटल से कूदा 1s ऑर्बिटल में, 3p ऑर्बिटल से कूदा 1s ऑर्बिटल में, तो एनर्जी जो गैप होगा वो क्या होगा, 3p और 1s के बीच का एनर्जी गैप होगा, वही क्या होगा, डेल्टा ई। पहले क्या बोल देते थे सिंपली कि n=3 से n=1 के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, वही होगा। देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है, तो अब और स्पेसिफाई हो गया, है ना। जैसे सारे ही स्पीसीज, मतलब जितने एटम है सब में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, बाकी एटम के भी तो स्पेक्ट्रा मिलते हैं ना, आयरन के मिलता है, कॉपर का, सबका, सारे एटम का स्पेक्ट्रा मिलता है। तो वहां पे एकदम स्पेसिफाई हो जाए कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन 3p से 1s में कूदा है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन इमिट होगा उसका जो है ना sc/λ करेंगे, वो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3p एंड 1s, तो और अच्छे से स्पेसिफाई हो जाता है ना जो लाइन स्पेक्ट्रम है। क्या बात समझ में आ गया सबको? क्या बात सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट? तो इस पे एक अब छोटू सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद लेंगे विदा। तो ये क्वेश्चन है अपना, प्यार से देखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो आज मैंने करा दिया इसको, ठीक है, फटाफट बताओ क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो 4f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके लिए करेक्ट क्वांटम नंबर क्या है। तो 4f मतलब ऑर्बिट नंबर क्या हो गया, 4th हो गया, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4th होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, सॉरी n 3 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। अब f ऑर्बिटल के लिए अगर बात करें तो l की वैल्यू क्या होगी, तो सर f सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो l की वैल्यू 3 होगा, मतलब l की वैल्यू 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया।
अब m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये माइनस एल से क्या हो सकती है, प्लस एल तक ही हो सकती है। मतलब l की वैल्यू 3 के लिए m इक्वल टू +4 अलाउड नहीं है ना। l की वैल्यू 3 के लिए m की वैल्यू +1 अलाउड है सर, हाँ है ना। क्यों, क्योंकि सर माइनस एल से प्लस एल मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इतना अलाउड है, तो +1 है सर, तो सही है। ऑप्शन क्या है, सी अपना सही है। एस की वैल्यू इधर कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 इज, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 5, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये हमने लिखा है, तो ये कितना हो सकता है, 2n² हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो सकता है एक ऑर्बिट में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट। तो भाई एक सोचो ऐसा कि 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक ऑर्बिट चाहिए, तो 2n² इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए। भाई फिर से क्लियरली समझ लेना, मैंने मिस्टेक करके कुछ बोला है, ठीक है, कि 2n² इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, हमें यही तो पता करना है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, तो 2n² इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, तो n² के बराबर ऑर्बिटल चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट विल बी इक्वल टू n²। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। बात क्लियर है ना, बोल हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम for an electron revolving in an orbital is given by L into L plus a, यहां पे छूट गया, h/2π होगा, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम फॉर s इलेक्ट्रॉन विल बी, यार s इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो L की वैल्यू अगर 0 हो गई मतलब क्या हो जाएगा, तो 0 होगा। L की वैल्यू 0 होगी तो पूरा ये मल्टीप्लीकेशन ही खत्म, तो ये क्या हो गया, 0। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, 2-3 पॉइंट और छूट गए हैं तो उसको भी लिख लेते हैं। जैसे हमने ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पढ़ा nh/2π, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा √L into L plus 1 h/2π, उसी तरीके से होता है स्पिन मोमेंटम, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या होता है, ये होता है √S into S plus 1 h/2π। जहां पे S क्या होता है, S को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, S को क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सर ये क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जैसे ध्यान से देखना, मान लो मैंने एक अरेंजमेंट तुम्हें दिया है ना इलेक्ट्रॉन्स का, से 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लो ये डी सबसेल है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। अब मैंने बोला कि बताओ इस है ना सबसेल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो सिंपल सा बात है, कहेंगे कि देखो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ तो दूसरे वाले का क्या हो गया, -½ यहां पे +½ तो ये क्या हो गया, -½ इसको अगर हम +½ माने, इसको अगर हम, तो ये भी +½ ये भी क्या होगा, +½ सेम स्पिन दिख रहा है, ठीक है। तो सबको जोड़ दो ना तो क्या आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा। तो +½ -½ जोड़ के 0, +½ -½ जोड़ के 0, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 3/2। तो यहां पे s की वैल्यू क्या होगी, 3/2। कोई ये बोलता है कि सर देखो यहां पे जो ये स्पिन है इसके लिए हम -½ मानेंगे, तो सर इधर तो -1/2 -1/2 -1/2 आएगा, बिल्कुल। तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर निकालना हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 3/2 है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो 3/2 इंटू 3/2 + 1 h/2π। बात समझ में आया। उसके बाद एक और पॉइंट, एक चीज पूछता है रेडियल नोड। तो रेडियल नोड इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू n - L - 1, है ना, जिसको कि स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। फिर एक होता है अपना एंगुलर नोड बोला था ना r θ ऐसा वाला कहानी चलता है। तो एंगुलर नोड बेसिकली क्या होता है, L होता है, ठीक है। टोटल नोड, तो टोटल नोड मतलब दोनों को जोड़ दो, n - L - 1 और प्लस क्या होगा L, तो ये पूरा खत्म, मतलब क्या हो गया, n - 1। जैसे अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि 3D ऑर्बिटल के लिए, है ना, एंगुलर नोड बताओ, तो 3D ऑर्बिटल के लिए अगर बात करें तो L की वैल्यू क्या होगी, D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है,
ठीक है। तो यहां पे जो एंगुलर नोड हो जाएगा, यहां पे जो एंगुलर नोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 2 है। अगर टोटल नोड पूछे, ये टोटल नोड बता दे, है ना, 3D ऑर्बिटल्स तक क्या होंगे, है ना, तो टोटल नोड की अगर बात कर लें तो यहां पे क्या होगा, n-1, मतलब क्या होगा, n की वैल्यू तो 3 है, तो 3-1, तो क्या कितने नोड मिलेंगे, फिर 2 नोड मिलेंगे। क्लियर है। तो ये वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार क्या करता है क्वेश्चन को, देखो मैं सारे पॉसिबिलिटी बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसा लिखता है साई n-l-m के फॉर्म में, जैसा ऐसा दिया रहेगा साई, है ना, 3-2 दे दिया और मान लो -1 दे दिया। ठीक है। अब तुमसे पूछ दिया कि बताना यहां पे एंगुलर नोड कितना है, यहां पे क्या है भाई, एंगुलर नोड कितना है। ऐसा बोल देगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई 3-2-1 है, तो यहां पे एंगुलर नोड क्या है, तो बेसिकली ये होता है साई n-l-m के फॉर्म में, मतलब ये जो 3 है वो क्या है, n है, l क्या है यहाँ पे 2 है, m की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, l के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, मैंने सारी कहानी करा दी। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रेडियल अगले क्लास में पहले हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है, अफवाह प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव, होन्स रूल, ये सब है ना पढ़ेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियल फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम नोड बोर्ड को अच्छे से देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि है ना कहाँ नोड दिखता है ना, कैसे दिखता है, तो वो सारा हम समझेंगे, है ना। तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 लेक्चर और है, खत्म। उसके बाद फिर मजे करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।